मित्रों नमस्कार, वैनम एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भौगोलिक मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे, इसके प्राकृतिक विभाजन के बारे में और जलवायु के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक एवं प्राकृतिक विभाजन। मध्य प्रदेश को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी या मध्य प्रदेश या बघेलखंड का पठार। अब उच्च मध्य प्रदेश को, मध्य उच्च प्रदेश को जो बीच का प्रदेश है उसमें 5 भाग हैं: मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना या बिंद का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड। बिंद को पठार को रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं, भूलना नहीं है, याद रखना है। सतपुड़ा में 3 श्रेणियां 3 पार्ट में बांट सकते हैं: राजपीपला, मध्य की महादेव, ग्वालीगढ़ और मैकाल पर्वत श्रेणी। और पूर्वी मध्य प्रदेश को यह बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। अब आते हैं इस भौगोलिक क्षेत्र में किसका कितना क्षेत्रफल है। तो सबसे ऊपर है मालवा का पठार 28.62%, फिर नर्मदा सोन घाटी 26% लगभग, और इसके बाद में जो ये तीसरे नंबर पे देख लीजिए ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। नंबर 4 पे मध्य भारत है, नंबर 5 पे रीवा पन्ना या बिंद का पठार है, नंबर 6 पे बुंदेलखंड है और नंबर 7 पे आपका बघेलखंड है। तो देखिए सबसे छोटा क्षेत्रफल बघेलखंड का है 7.1% और सबसे बड़ा मालवा का पठार आता है जो 28.62% है, याद रखना है इसे। अब इस पे हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक इतिहास में जब हम जाते हैं तो भौगोलिक संरचना प्रमुख बनती है। भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं कि जमीन के अंदर संसाधनों से निपुण ये मध्य प्रदेश कितने प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो देख सकते हैं आर्कियन समूह की चट्टानें यहाँ मिलती हैं, धारवाड़ की भी मिलती हैं, कुडप्पा की भी मिलती हैं, विंध्यन की भी मिलती हैं, गोंडवाना की भी मिलती हैं, डेक्कन चट्टानें, इस तरह की चट्टानें। इनके बारे में सूक्ष्म अध्ययन करेंगे हम थोड़ा थोड़ा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको कवर करते हुए। आर्कियन चट्टानें, पहला प्रश्न पूछता है सबसे पुरानी चट्टानें कौन, सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें कौन, आंसर होगा आर्कियन चट्टानें। ठीक है, आर्कियन रॉक्स जो हैं ये जो जमीन के अंदर से लावा निकलता है, बेसाल्ट लावा निकलता है, लावा के जमने से आर्कियन चट्टानों का निर्माण होता है। इनमें जीवाश्म या जीव नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म विहीन होती हैं। इसका ये प्राथमिक चट्टानें हैं, पैतृक चट्टानें हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। इसका उदाहरण जो है सिस्ट और नीस, सिस्ट और नीस जो है आर्कियन चट्टानों के उदाहरण है। बुंदेलखंड नीस जो है बड़े कण होते हैं इसमें, और चारकोनाइट, चार्नोकाइट जो होता है, चार्नोक जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जॉब चार्नोक के नाम पर छोटे कण के जो अपने नीस होते हैं उनको चार्नोकाइट बोलते हैं, चार्नोकाइट है ना, जॉब चार्नोक जो थे उनके नाम पर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारवाड़। धारवाड़ जो है जिला है, धारवाड़ कर्नाटक में, इसकी खोज सबसे पहले इन चट्टानों की वहीं हुई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ चट्टानें रखा गया है। धारवाड़ नाम जो है ब्रूसफुट नामक जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया था, और इसमें भी जीवाश्म नहीं होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं किसके, आर्कियन चट्टानों के। आर्कियन चट्टानें या नीस जो होती हैं उनमें रूपांतरण होता है, अनाच्छादन होता है, अपर्दन होता है, घिसाव होता है और टुकड़े में टूटता है। उन टुकड़ों के टूटने के बाद फिर से जो चट्टानें बनती हैं वो धारवाड़ चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ चट्टानों की 3 सीरीज मिलती हैं: चिल्पी सीरीज, चिल्पी, सकोली और इसके बाद सौसर। तो चिल्पी जो सीरीज है वो कहाँ मिलेगी, बालाघाट में मिलेगी, जबलपुर में और छिंदवाड़ा में। तांबा और मैग्नीज की खदान यहाँ पे पाई जाती है। मलाजखंड जो है तांबा के लिए बालाघाट में प्रसिद्ध है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया। चिल्पी सीरीज भी पूछा गया है, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। सकोली सीरीज जबलपुर में अभ्रक और संगमरमर और डोलेमाइट के लिए प्रसिद्ध है, सकोली सीरीज। और सौसर सीरीज ये छिंदवाड़ा से होती हुई नागपुर तक जाती है, अभ्रक, संगमरमर और डोलामाइट के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना की बात। अब मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना की अगर बात करते हैं हम, तो इनके बाद आता है आर्कियन पढ़ लिया हमने, धारवाड़ पढ़ लिया। अब गोंडवाना जो हमारे गोंड यहाँ पे पुराने मंडला के क्षेत्र में रहते थे, गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है पूरा। गोंडवाना क्षेत्र कोयले के लिए, जो भी जितना भी गोंडवाना चट्टानें हैं ये कोयले के लिए फेमस है। लोअर गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना 2 भाग में मध्य प्रदेश में बांटा जा सकता है। एक उड़ीसा के नाम पे तालचेर एरिया पे लोअर गोंडवाना कहलाता है, और अपर गोंडवाना में महादेव, पचमढ़ी का और जबलपुर का जो इलाका है वो आते हैं। ठीक है, ये जीवाश्म युक्त होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जहाँ भी कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, वो जीवाश्म से ही मिलता है, इसलिए वो जीवाश्म युक्त होंगे, बाकी में जीवाश्म नहीं होते हैं। सीधी, सिंगरौली और शहडोल का एरिया गोंडवाना क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। महादेव पहाड़ी, पचमढ़ी में महादेव अपर गोंडवाना का भाग है, और जबलपुर लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। महादेव या पचमढ़ी सीरीज में भी 2 हैं, पचमढ़ी और मलेरी, ये फेमस है, इसको याद रखना है। डेक्कन ट्रैप क्या होता है, मतलब डेक्कन का मतलब होता है नीचे धंसा हुआ भाग, एक स्टेप वाइज, जैसे सीढ़ियां में चढ़ते हैं ना तो नीचे उतरती हुई सीढ़ियों की तरह ये डेक्कन ट्रैप होता है। ये आग्नेय चट्टानों से बना होता है। काली
या लाल काली या कपासी मृदा इसी से बनती है, मालवा एरिया इसी से बना हुआ है, महाराष्ट्र पूरा इसी से बना हुआ है। तो डक्कन ट्रैप महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में डक्कन ट्रैप जो है लमेटा बाघ और लमेटा जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मालवा क्षेत्र या मध्य भारत इनमें जीवाश्म नहीं होते, बाकी उसमें डक्कन में जीवाश्म होते हैं लेकिन मालवा क्षेत्र पे नहीं है, और अपर डेक्कन में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेन चीज ये है इसमें कि बाघ और लमेटा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, डक्कन चट्टानों का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वाटरनरी चतुर्थक, जो आज की नई जो बन रही है नर्मदा नदी के किनारे जो भी जलोढ़ मिट्टियां हैं, नवीन जलोढ़ निक्षेप, ये क्वाटरनरी चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो आग्नेय कुडप्पा चट्टानें। अब कुडप्पा चट्टानें ये भी मेटामॉर्फोसिस से बनती हैं, आर्की चट्टानों से, धारावाड़ जैसे बना था धारवाड़ चट्टानें। इसी तरह कुडप्पा चट्टानें जो हैं आर्कियन जो पैतृक चट्टानें उनके अपर्दन से कुडप्पा चट्टानें बनती हैं। कुडप्पा आपको पता है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, एक जिला है, उसके नाम पे कुडप्पा चट्टानें नाम दिया गया है। इसका जो इसकी मोटाई है 6 किलोमीटर गहराई तक क्षैतिज विन्यास है इसका, है ना। हॉरिजॉन्टल अगर देखा जाए तो 6 किलोमीटर थिकनेस तक ये चट्टानें पाई जाती हैं। स्लेट, चूना और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध कुडप्पा चट्टानें, ठीक है, ये जीवाश्म रहित होती हैं। मध्य प्रदेश में इसकी जो सीरीज है देख लीजिए, बिजावर सीरीज और ग्वालियर सीरीज। बिजावर सीरीज छतरपुर पन्ना जिसमें हीरा मिलता है, पूछा जाए हीरा कहाँ मिलता है तो बिजावर सीरीज में किस टाइप की चट्टानें हैं, कुडप्पा टाइप की चट्टानें हैं। ठीक है, और ग्वालियर सीरीज में मोरार और पार दो पार्ट होते हैं, ऊपरी चट्टानों को मोरार कहते हैं, निचली चट्टानों को आप ग्वालियर में क्या कहेंगे, ग्वालियर सीरीज में पार कहेंगे। ये भी पूछा गया मोरार और पार क्या है, हीरा किस तरह की चट्टानों में किस सीरीज में मिलता है। अब आता है विंध्यन चट्टानें। विंध्या मध्य प्रदेश में नर्मदा के उत्तर में जो पूरा क्षेत्र है ये विंध्या क्षेत्र कहलाता है, और यहीं पे ये चट्टानें मिलती है। चूना और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य पर्वत को अरावली पर्वत से विभाजित करने वाला जो एक फॉल्ट है, एक गड्ढा है, एक दरार है, उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल GBF कहते हैं। ये देखिए, ये विंध्या पर्वत हो गया इधर हॉरिजॉन्टल में, ये ऊपर से नीचे अरावली पर्वत है, बीच में एक गड्ढा पाया जाता है, इसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल। इन विंध्या चट्टानों में लाल पीली मिट्टी मिलती है, इसलिए आप देखे होंगे एक सबसे बड़ी खासियत है विंध्या क्षेत्र की लाल और पीली मिट्टी, है ना। ऐतिहासिक निर्माण में उपयोग होने वाले जितने भी लाल पत्थर हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा हो, सासाराम हो, सारनाथ हो, सांची हो, लाल किला हो, ग्वालियर किला हो, भरूच स्तूप, फतेहपुर सीकरी और भी अन्य ऐतिहासिक इमारतों में जो पत्थर इस्तेमाल, लाल और बरुआ पत्थर इस्तेमाल किए गए, वो कहाँ के हैं, विंध्या क्षेत्र के पत्थर हैं। जीवाश्म विहीन होते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब विंध्या क्षेत्र की चट्टानों को दो भागों में बांट दिया गया है, निचला विंध्यन और ऊपरी विंध्यन। निचला विंध्यन में दो सीरीज, एक सीरीज सेमरी सीरीज है, सीमेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो सोन नदी घाटी है उसके अंतर्गत आती है। और ऊपरी विंध्यन में 3 क्षेत्र हैं, कैमूर सीरीज, रीवा सीरीज और भांडेर सीरीज। कैमूर सीरीज में पन्ना और सतना ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। रीवा सीरीज में पन्ना सेल और झिरी सेल राजगढ़ में है, सीमेंट सीसा के लिए प्रसिद्ध है। और भांडेर सीरीज जो है गनौरगढ़ और सिरबू सीरीज में बांटा गया है इसको, दमोह और सागर का इलाका भांडेर सीरीज। तो ये हो गया विंध्या इसके बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि कौन सी सीरीज कहां पर है। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु में आ जाते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, किसी भी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं का दीर्घकालिक औसत। 30 से 35 साल के बीच में उस क्षेत्र का कैसा मौसम रहता है वो उसकी जलवायु कहलाता है। जबकि मौसम क्या कहलाता है, किसी स्थान की अल्पकालिक या तात्कालिक जो वातावरणीय दशा है उसको मौसम कहते हैं। मानसून क्या होता है, ये अरबी भाषा मौसम का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। ये मानसून किसे कहते हैं, इसमें पवनों की दिशा है उसमें रिवर्जन हो जाता है, उत्क्रमण हो जाता है। दिशाएं एक बार जाते समय कुछ और रहती हैं, फिर वो पलट जाती हैं दिशाएं पवनों की। तो ऐसे मानसून से जो बारिश होती है उसको मानसूनी बारिश कहा जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अभी हम आपको बताएंगे। देखिए मध्य प्रदेश का मैप है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और ये लाल रंग की देखिए, इसमें डायरेक्शन देखना है। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और पूरब, चारों दिशाएं देख लीजिए। तीर की दिशा पे देखेंगे तो ये देखिए, ये जिस दिशा से वह जो हवा है, पवन है, वो बहती है, उस दिशा से जिस ओर जाती है वो उसकी दिशा कहलाती है। मतलब शुरू हुई दक्षिण दिशा से तो पवन की दिशा दक्षिण, और जा रही है, देखिए कहाँ शुरू हुई है, जहाँ जा रही है नहीं, जहाँ से शुरू होती है वहाँ से उसका दिशा निर्धारण होता है। पवन की दशा निर्धारण कहाँ से होती है, जहाँ से वो शुरू होती है, जिस दिशा से। ये साउथ वेस्ट वेव है, दक्षिण पश्चिम है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम इसका जो पॉइंट है नीचे वाला, ठीक है, वो देखिए कहाँ पे है, किस डायरेक्शन पे है। अगर हम खड़ी लाइनें खींच दें चौकोर तो देखिए ये कहलाएगा दक्षिण और पश्चिम की दिशा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मियों में वर्षा होती है, और आपका शीत ऋतु में कहाँ से होती है, लौटता है जब ये मानसून उत्तर पूर्व से वापस रिवर्स होता है। ये देखिए, ये नीली वाली
ये वापस आ रहा है उत्तर पूर्व से, और ये लाल वाला जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से जा रहा है, लौटता है उत्तर पूर्व से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसकी स्थिति उपोष्णकटिबंधीय है, मतलब सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल से थोड़ा नीचे, ठीक है। उप उष्णकटिबंधीय, उप उष्ण और ऊपर वाला उष्ण, उप माने छोटा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जनरल उसमें। ये अगर ग्लोब मान लें, ये इंडिया है, बीच में ये ग्लोब है, और इसमें देखिए 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होती है। क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा के दोनों साइड पे 10-10 डिग्री पे देखिए 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री इधर, इसमें जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इसके बाद 23.5 से 66.5 के बीच में टेम्परेट एरिया होता है, और उसके बाद ध्रुवीय या पोलर एरिया होता है, ठीक है। इसी तरह नीचे साइड पे देखिए भूमध्य सागर के बाद ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, और फिर पोलर या ध्रुवी, इस तरह से इसको बांटते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, मैप भारत का बना हुआ है, ये ट्रॉपिकल है, स्थिति सब ट्रॉपिकल है। और क्लाइमेट कैसा है? मानसून कैसा है? ट्रॉपिकल है। मानसून ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय, स्थिति सब ट्रॉपिकल, ठीक है। इसको याद रखना, इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा याद करेंगे अच्छा रहेगा। अब जलवायु से संबंधित जो सर्वमान्य वर्गीकरण है वो किसने दिया था? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जलवायु का वर्गीकरण किया था। आधार क्या बनाया था उन्होंने? तापमान एवं वर्षा की मात्रा, टेम्परेचर कितना रहता है और वर्षा की क्या स्थिति है, इसके आधार पे कोपेनहेगन ने कितने भागों में बांटा? 1984 में 5 भागों में बांटा था। किसको? जलवायु को। ये है ABCDE, ट्रॉपिकल, ड्राई, वार्म टेम्परेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और कोल्ड क्लाइमेट, जिसमें टुंड्रा वनस्पति आती हैं, ध्रुवी पोलर वाला जो क्षेत्र है वो आता है। ये हो गया। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोपेनहेगन के हिसाब से मध्य प्रदेश को 2 भाग में बांटा जा सकता है। देखिए मैंने ये अर्धचंद्राकार रेड लाइन है, इसके इधर पश्चिम की ओर देखिए, ये उष्णकटिबंधीय, इसको AW बोलेंगे। मालवा का जो क्षेत्र, इंदौर का, धार का, झाबुआ का, ये उष्णकटिबंधीय सवाना, सवाना माने घास का एरिया कहलाता है ना, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, इसको जो नेम देंगे AW। ए का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ से ट्रॉपिकल, डब्लू का डिटेल हम नहीं दिए हैं इसलिए कि बहुत लेंदी हो जाएगा वो, तो AW इसको सवाना बोलेंगे ना, उष्णकटिबंधीय सवाना। और इधर बोलेंगे CWG मतलब होता है शुष्क मानसूनी, सूखी मानसूनी होती है CWG, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी, इसके साथ साथ दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र। कहीं कहीं 5 भाग मिलते हैं, बघेलखंड को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब सर्वाधिक गर्म जिले की बात कर लें, अब तक का सबसे भिंड है, जिले में भिंड है। स्थान में अगर पूछा जाए तो गंज बसौदा विदिशा जिला में है। 1995 में यहाँ 48.9 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। मध्य प्रदेश में वर्षा जो है सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 85% के करीब। मालवा की जलवायु समशीतोष्ण है, और मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था किसने? फाहियान ने, ठीक है, चीनी यात्री था फाहियान, इन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु का। अब मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा अभी तक का औसत निकाला जाए तो 1024 मिलीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश में औसतन होती है। 2020 का डेटा देखें तो 941 mm, और अगर 2021 का देखें तो 941, और 20 का देखें तो 971 mm, जो कि औसत वर्षा से देखिए कितना नीचे है, 8% ये नीचे है, और 5.2% 20 की तुलना में नीचे है, ठीक है। इसको ध्यान से डेटा देख लीजिएगा। वर्षा का वितरण है, गर्मी ये पता होगा, गर्मी को यूनाला बोलते हैं, वर्षा को चौमासा, शीत को सियाला। मावठा जो होता है नॉर्थ वेस्ट मानसून होते हैं। देखिए मैंने तीर में दिखा रखा है, ये पश्चिम दिशा से आने वाले, उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ बताऊंगा आगे में क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इसी को बोलते हैं, इससे जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं क्या? मावठा। प्रश्न पूछा जाता है मावठा की वर्षा की का क्या कारण है? कौन सा मानसून? उत्तर पश्चिम मानसून। हमारे यहाँ बाकी जो ये बारिश है, जो चौमासे में बारिश होती है वो कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। मावठा में जो बारिश होती है 5 से 10 सेंटीमीटर की, ये राजस्थान का जो जुटा हुआ इलाका है, ये देखिए इधर भिंड से यहाँ से लेकर के और आपका अशोकनगर और इस साइड पे
मंदसौर साइड पे। ये कहाँ से होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से। इसको पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एमपी में मोटा मोटी। ये मालवा क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र जो है आप देखिए 70 से 75 सेंटीमीटर। इसके बाद ये विंध्य का जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वत में 50 से 100 सेंटीमीटर होती है वर्षा। इसके बाद 75 से 125 सेंटीमीटर ये पूरा जो विंध्य क्षेत्र है रीवा का, रीवा हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया इस साइड पे। ठीक है, ये ऊपर हो गया मध्य भारत में 50 से 75 सेंटीमीटर। और ये सबसे ज़्यादा वर्षा होती है नीचे सतपुड़ा जो मैकाल पर्वत श्रेणी के नीचे का भाग है, 125 सेंटीमीटर, 125 से 150 सेंटीमीटर। क्यों होती है ज़्यादा यहाँ? क्योंकि यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है यहाँ पे पहाड़ी खड़ी रहती है, पहले ये पहाड़ी मिलती है, उसमें टकरा जाती है, बारिश सीरी पूरी यहीं पे हो जाती है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर नहीं ब्लू कलर में देखिए गोल सा एरिया, ये भयानक वर्षा वाला मध्य प्रदेश का क्षेत्र जिसको कि पचमढ़ी और होशंगाबाद जिला भी कहलाता है। ये 150 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे बालाघाट, छिंदवाड़ा और इन एरिए पे वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा का स्थान पचमढ़ी है होशंगाबाद में, 215 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। और सबसे कम वर्षा गोहद में होती है, भिंड में 55 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की हमने बात की थी। देखिए ये हो गया हिंदुस्तान का नक्शा, देखिए गौर से, ये हिंदुस्तान बना हुआ है। हिंदुस्तान के मैप के थोड़ा इधर जाएंगे जब देखिए पश्चिम की ओर, ये भूमध्य सागर है, यहाँ से चक्रवात उठता है, यहाँ वायु का दबाव जो है वो घट जाता है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर। इस क्षेत्र को फेल करने के लिए हवाएं होती हैं, प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे। और यहाँ से पवनें जो चलती हैं, देखिए तीर देखिए पश्चिम से चल रही हैं, उत्तर पश्चिम से चल रही हैं, और ये जैसे ही राजस्थान के बॉर्डर पे यहाँ पे टकराती हैं, फिर इसके बाद धीरे से मध्य प्रदेश में अंदर, यहाँ बीच में मध्य प्रदेश होगा हमारा बॉर्डर पे ही, तो ये इससे जो बारिश होती है वो मावठा कहलाता है, जो मैंने मावठा बताया था ना, या इसी को पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी बोलते हैं। ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा इससे होती है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं छोटी सी और बात। मध्य प्रदेश में जो मानसून का आगमन है लगभग 15 जून के आसपास होता है। और ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण और पश्चिम दिशा से मानसून आ रहा है पिंक कलर में, ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, अरब सागर है इधर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से भी दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे जब आ जाएगा, यहाँ मेघालय में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे टकराता है, पानी बारिश देता है, चेरापूंजी या मिशन राम सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र हमारे हिंदुस्तान में। यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से ये देखिए इस दिशा में चला जाता है मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश में दोनों, ये अरब सागर वाली धारा है, ये भी देखिए इधर आ गई और ये भी इधर आ गई, दोनों मिलकर के बारिश करती हैं। और इसी में जो अरब सागर की है ये 3 भागों में बढ़ जाती है। देखिए एक केरल में, एक केरल की भाषा, ये केरल शाखा, मुंबई शाखा, गुजरात शाखा, मध्य प्रदेश में मुंबई शाखा पहुंचती है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के जो 4 भाग, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है जान लेते हैं। मध्य भारत में सब गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। मालवा में गर्मी कम पड़ती है, ठंड भी कम पड़ती है, अपोजिट हो गए, मध्य भारत और मालवा एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसके बाद देखिए ये नर्मदा सोन घाटी, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा, ठंड सामान्य, और नीचे जो है उल्टा हो गया, गर्मी सामान्य और ठंड भी सामान्य, दोनों जो अपना एरिया सतपुड़ा मैकाल का। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे बुंदेलखंड और इलाके में, गर्मी भी ज़्यादा, ठंड भी ज़्यादा, जैसा कि यहाँ पे है ग्वालियर वाले क्षेत्र पे। और जो बघेलखंड है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा, ठंड साधारण। तो गर्मी ज़्यादा और ठंड साधारण, ये जो अपना नर्मदा वैली है इसमें भी यही स्थिति है, और आपका बघेलखंड में भी यही स्थिति है पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ है, भारतीय मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो एकमात्र ऑफिस है यहाँ पे, कार्यालय है, वो है इंदौर में मध्य प्रदेश में। और एक और चीज़, वेधशाला जो 2013 में बनी थी, आचार्य वाराह मिहिर के नाम पे अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण डोंगरा ग्राम उज्जैन में किया गया है 2013 में। प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सर्वाधिक दैनिक तापांतर प्रदेश में, एक दिन में कितना अधिक टेम्परेचर कहाँ पे, और सबसे कम दैनिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ पे, तो ग्वालियर में देखिए 43.1 से और 28.6, एक दिन में मैक्सिमम डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके बाद समताप रेखा ऐसी रेखा होती है जिसमें स्थित सभी बिंदुओं को तापमान जो है लगभग बराबर होते हैं उन स्थानों के। तो समताप रेखा 21 डिग्री की जो रेखा है, ये मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिणी। उत्तरी भाग में तापमान ज़्यादा होता है, वो ये उत्तरी भाग हो गया, और दक्षिणी भाग में तापमान कम होता है, दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने जानी कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना क्या होती है, वर्षा वितरण कैसा है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, कोपेनहेगन का क्लासिफिकेशन भी देखा, जलवायु को भी हमने देखा,
जलवायु मौसम में अंतर देखा, विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में जानकारी दी, विभिन्न प्रकार के जो सीरीज हैं मध्य प्रदेश में आपका, जैसे विंध्यन चिल्की सीरीज है, सोसर सीरीज है, सकोली सीरीज है, इनके बारे में भी जानकारी हुई। बिजावर और ग्वालियर सीरीज के भी जानकारी हुई जो पूछा गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।